1954 में वक्फ एक्ट आया, उसके बाद 1995 में आया, फिर संशोधन 2013 में हुआ। फिर केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है, उसने कल अपना एक विधेयक रखा है जिसमें 40 बिंदुओं पे संशोधन किया गया है। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई, खास तौर पे जो सीओ बनते थे उसमें कोई भी हिंदू अधिकारी भी हो सकता है, ज्वाइंट संयुक्त सचिव के पद के एतबार से। अब कहने का मतलब ये है कि इस तरह का संशोधन आया, किस तरह से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल इस चीज़ को लेता है। कुछ हमारे साथ पैनलिस्ट इस वक्त शामिल हैं, रॉयल फैमिली अवध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कुछ हमारे साथ कांग्रेस के भी चेहरे हैं, और ख़ास तौर पे पत्रकारों की श्रेणी से बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार न्यूज़ कॉर्नर एडिटर आसिफ जाफरी साहब हैं, शबाहत विजेता जी हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी बीट पे काम किया है और बहुत वफ़ कवर किया है, और हमारे साथ अशफाक ज़िया हैं जो पूर्व में सदस्य रहे हैं शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सेंट्रल बॉडी के। आप ये बताइए कि जिस तरह से ये संशोधन आया है 40 बिंदुओं को लेकर, आपने इसका अध्ययन किया होगा, पूर्व में आप सदस्य भी थे शिया वक्फ बोर्ड में, तो आपके क्या कहते हैं, बेहतर अमेंडमेंट कर रहे हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं? खासतौर पर भी जेसीपी कमेटी को जा चुका है कि क्या कि इस पे अध्ययन होगा और कमेटी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका एक चेयरमैन बनेगा। अभी तो पारित नहीं हुआ है मगर बिल को रख दिया गया है। किस नज़रिए से तमाम चीज़ों को आप देखते हैं? देखिए, ये जो बिल भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में रखा है, ये मैं अपनी व्यक्तिगत अगर उससे आप पूछेंगे तो बिल्कुल ठीक है, और इस तरीके का संशोधन होना बहुत ज़रूरी था वफ़ के लिए। और अभी मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है कि किन किन बिंदुओं पे हुआ है, किन किन एक्ट पे हुआ, एक्ट की किन धाराओं में क्या क्या हुआ है संशोधन, लेकिन जो पार्लियामेंट ने एक जेपीसी कमेटी को रखा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है पार्लियामेंट की तरफ से, जिसमें विपक्ष को भी एक मौका मिला है और हमारे समाज के काफ़ी लोगों को एक मौका मिला है कि वो अपनी बात रखें और इस संशोधन जो बिल है इसके ऊपर जो भी उनकी अपनी राय मशवरा है वो रखें। तो आप क्या देखते हैं कि खासतौर पे आप तो कार्यकारिणी बॉडी के सदस्य भी रहे हैं, वर्किंग भी देखी होगी वक्फ बोर्ड की, तो ये जो सर्वे के एतबार से अब वक्फ प्रॉपर्टी का जो है संशोधन किया जाएगा, राजस्व विभाग में उसको दर्ज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड की पावर को सीज किया है, डीएम को ज़्यादा पावर दे दिया गया है? देखिए, जो पहले की धाराएँ हैं, जैसे वक्फ एक्ट 1995 की धारा 3A, 3B, 3C, इसमें कुछ संशोधन है। ये हैगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो वक्फ में रजिस्ट्रेशन होते थे उसको जो है वो सर्वे अब होगा उसका। पहले जैसे वक्फ बोर्ड को पावर थी कि वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी दर्ज कर लेता था, तो उसमें थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के ऊपर अंकुश है इन धाराओं में। और सेक्शन 23 जो आपने बताया कि किसी भी समाज का कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होंगे वो अब आ सकते हैं एज ए सीओ वक्फ बोर्ड के, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात ये नहीं है कि समाज क्या है, दिक्कत ये है कि अभी तक वक्फ बोर्ड में हुआ क्या। आप देखिए, पिछली सरकारों ने जो एक्ट बनाए हैं या जो संशोधन किए हैं, मेरे व्यक्तिगत अगर आप मेरी बात रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बेहतर थे। वक्फ बोर्ड को वहाँ पे अधिकार दिया जहाँ पे प्रॉपर्टी को दर्ज करना हो, जहाँ पे प्रॉपर्टी का सही यूज़ करना होगा, वहाँ पे उन्हीं ने ख़ास तौर पे नेताओं को और हमारे समाज के मौलवियों को ज़्यादा अधिकार दे रखा था बनिस्बत बोर्ड के। धारा 54 एक एक्ट की एक धारा है जिसमें इंक्रोचमेंट के ऊपर है। तो इस तरीके के इंक्रोचमेंट, आज वक्फ की प्रॉपर्टी इतने की है ये तो हर आदमी बता रहा है कि उसकी मालियत ये है, या वो इतने स्क्वायर फीट में है, इतने स्क्वायर मीटर में है, पूरे देश में 3rd बिगेस्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वक्फ के पास हैं। लेकिन उनकी आज की डेट में कितना वक्फ बोर्ड के पास है? सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन का मालिक नहीं है, सिर्फ एक केयर टेकर है। तो आज की डेट में समाज में ये पता ही नहीं है लोगों को कि वक्फ होता क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे संचालित होती है। हमारे बहुत से यहाँ पे वक्फ के जानकार लोग हैं, वो आगे अभी आपको इन चीज़ों में बताएंगे। लेकिन अभी आज की डेट में अगर आप देखिए तो वक्फ की धाराओं में जो संशोधन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे वक्फ की काफ़ी फ़ायदे होंगे और आवाम तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे साथ शबाहत विजेता है, सीनियर जर्नलिस्ट, आपने माइनॉरिटी बीट पे बहुत काम किया है। आप ये बताइए कि संशोधन जो हुआ है कल केंद्रीय मंत्री ने रखा,
तो उन्होंने ये कहा कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे हमने बिल बनाया है, जो खस्ता हालात थे मुसलमानों को लेके, ये तो पहले ही इंक्लूड कर किया गया था। बस हमने ये है कि लोगों ने कदम नहीं बढ़ाया दूसरी सरकारों ने, हमने एक कदम आगे बढ़ा के इस बिल को रखा। तो आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशें तो बहुत से मामलों पर थी और आज तक उन पर कुछ नहीं हुआ, कोई कदम नहीं उठाया गया। इन्होंने कहा महिलाओं को शामिल करिए, तो 33% रिजर्वेशन की बात हुई थी संसद में भी। संसद में किसको टिकट दिया? 33% नहीं दिया। ये शोशेबाजी किसी भी मामले में करना ठीक बात नहीं है। अगर कोई ऐसी एलिजिबल महिला है जो वक्फ बोर्ड में जाए और वक्फ के लिए काम करे, बहुत सारी अच्छी महिलाएं वकील हैं और वो उसमें शामिल हो सकती हैं। तीसरी बात उन्होंने कही हिंदुओं को शामिल करेंगे, तो साहब हमारा हज मंत्री भी हिंदू होता है, हमारा मुख्यमंत्री भी हिंदू होता है, हमारा प्रधानमंत्री भी हिंदू होता है। हमने कब एतराज़ किया? अगर कोई हिंदू मेंबर उसमें शामिल हो जाएगा तो हमको उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेन मामला वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने का है, उसकी बंदर बांट ना होने पाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शामिल किया जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शामिल अगर इस मामले में किया जाए कि वो वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगा तो कोई प्रॉब्लम पहले ही से वक्फ आयुक्त है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डीएम को इसलिए शामिल कर रहे हैं कि वो वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगा, वो ये नज़र रखेगा कि मुतवल्ली कहीं बेच तो नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, पब्लिक को ये भी बताने की ज़रूरत है कि वक्फ दो तरह के होते हैं, एक अलल खैर है और एक अलल औलाद है। तो उन दोनों के बारे में भी पब्लिक को अवेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप बिल लेकर आ रहे हो, अभी सोशल मीडिया पर पूरा खेल चल रहा है, तो दो चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त किसी चीज़ पर संसद में बात हो रही है, उस वक्त उस मुद्दे पर सोशल मीडिया में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे लोग, वो पत्रकार जिनकी बड़ी इज्जत है, जिनके लफ्ज़ों में बड़ा दम है, जिनकी कलम में बड़ी ताकत है, वो बोल रहे हैं कि साहब फेंक जहाँ तक भाला जाए, और मोदी ने पानी में कंकर फेंक दिया है। मतलब लग रहा है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान ये गेम शुरू हो गया है। तो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल गेम है ये? एग्जैक्टली, ये पॉलिटिकल गेम है और इसको पॉलिटिकल नहीं बनाया जाना चाहिए। ये मुद्दा वक्फ संपत्तियों का आएगा तो संसद भवन भी वक्फ संपत्ति है, मुद्दा आएगा तो अंबानी की बिल्डिंग भी वक्फ संपत्ति है, मुद्दा आएगा तो राष्ट्रपति भवन भी वक्फ संपत्ति है, और हमारे देश का जो बजट है उससे ज़्यादा आमदनी वक्फ से है। तो आपको इस चीज़ को महसूस करना होगा कि वक्फ को आप इग्नोर नहीं कर सकते और वक्फ को बर्बाद भी नहीं कर सकते। देश के बजट से ज़्यादा जिसकी आमदनी है उसके साथ खेल नहीं हो सकता। उसको वक्फ बोर्ड तो कहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं चलाने के लिए। ये वक्फ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अच्छा, वक्फ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और सही तरीके से आमदनी लाई जाए तो फ़र्क दिखेगा। और अभी जो नए चेयरमैन हैं अली जैदी, उनका दावा है कि हमने 2 साल में 4 गुना आमदनी बढ़ाई। तो ये आमदनी कहाँ से आई? भाई प्रॉपर्टी तो वही है ना, प्रॉपर्टी तो नहीं वो नहीं ले आए कि अली जैदी ने नई प्रॉपर्टी तो अटैच नहीं कर ली, वही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। आप ये बताइए, आसिफ जाफरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, न्यूज़ कॉर्नर के एडिटर हैं। अभी आपने शहबाज साहब को सुना और ख़ासतौर पे जिया को भी सुना। पत्रकार शहबाज विजेता और पूर्व सदस्य शिया वक्फ बोर्ड अशफाक जिया इस वक्त एक और हमारे साथ पॉलिटिकल पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, ख़ासतौर पे माइनॉरिटी बीट पे बड़ा काम किया है वरिष्ठ पत्रकार न्यूज़ कॉर्नर के मैगज़ीन आसिफ जाफरी साहब। आप बताइए आसिफ जाफरी साहब, आपने बाकायदा पूरी कार्रवाई पार्लियामेंट की देखी होगी, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1995 करके प्रस्तुत किया बिल शिया वक्फ बोर्ड का। तो आप ये बताइए कि क्या आप ये सही समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है ये? सबसे बड़ी चीज़ है कि इन सब मामलों में पहले नीयत देखी जाती है। आपकी नीयत अगर है वक्फ को बचाने की, वक्फ को संरक्षित करने की, उसकी बंदरबाट को रोकने की, और मुतवल्लियों की जो लूट मार मचा रखी है लूट मुतवल्लियों ने, उसको रोकने की, तो फिर किसी एक्ट की, किसी नए वक्फ में संशोधन, वक्फ एक्ट में संशोधन की ज़रूरत नहीं। वो मौजूद है, इतने आपके पास अधिकार कि आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन वक्फ के साथ हर सरकार सौतेला व्यवहार करती चली आई है। मामूली सा प्रधान एप्लीकेशन देता है, ग्राम समाज की ज़मीन पे कब्जा है, वहाँ पे बुलडोज़र पहुँच जाता है,
और सब तहस नहस कर देता है। वक्फ की ज़मीनों के लिए चाहे हमने कई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन देखे और कई वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर्स देखे जो इससे परेशान रहे कि वक्फ संपत्तियों में कब्जे पे कब्जा होता चला जा रहा है और उस पर चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है। न तो डीएम साहब के कान पे जूं रह रही है, न सरकारें इस पर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेती हैं। तो इसमें करना अगर है आपको तो किसी संशोधन की ज़रूरत नहीं है। अब हम पूरी तरह ये खारिज भी नहीं कर सकते कि ये वक्फ संशोधन एक्ट जो आया है, ये वक्फ बिल, इसमें सब कुछ गलत ही गलत है। ठीक है, उसमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज इनको मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे 2 सांसद 2 विधायक, इसको कम कर दिया गया। अब 1 सांसद 1 विधायक होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, भागीदारी, ये पहले नहीं थी, अब है। डीएम को अधिकार जो दिए गए हैं, डीएम को अधिकार देने की जरूरत ही नहीं थी। वो ऑलरेडी वक्फ का आयुक्त है, वो उसको देने की क्या जरूरत है। तो आप इसमें बिलावजे लंगड़ पेच फंसा करके आप ये दिखाना चाहते हैं, देखो ये मुसलमान इस संपत्तियों को लूट रहे थे, अब हमने इसको जो है इतनी लगाम लगा दी। कहीं ना कहीं करप्शन तो था, ऐसा नहीं कह सकते कि वक्फ में करप्शन, जो मुस्लिम मुतवल्ली थे, बाकायदा जो चेयरमैन आए हैं पूर्व में या लगातार चले आएंगे, वो सब कहीं ना कहीं करप्शन तो होता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो करप्शन के लिए आपने करप्शन करने वालों में खौफ पैदा करने के लिए क्या किया? आप 2 बोर्ड के चेयरमैन जेल भेज देते, सीईओ को जेल भेज देते। तो आए दिन हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं और हम लोग पत्रकार, हम लोग को पहले भी मालूम रहता है कि आज फलां दरोगा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। वक्फ बोर्ड में चले जाइए, आप बाहर बुला के जिस बाबू को चाहिए 500 रुपये दीजिए और आप जो है वो, ज़्यादातर में, हम सबको नहीं कहना था सरकार की तरफ से छूट रही तभी भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने क्या किया? आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 2-4 बाबू जेल भेज दिए होते, किसी चेयरमैन को जेल भेज दिया होता। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको चर्चा में ला करके अपने वोटर को खुश करने के लिए कि भाई देखिए अब हमने एक और लगाम लगाई इनके ऊपर है। और जिस तरह से टीवी चैनलों पे बहस चल रही है, यार मोदी जी ने भाला फेंक दिया, फेंक जहाँ तक भाला जाए, ये हो जाए वो हो जाए, मतलब ये कि एक डराने वाला कि साहब देखिए फिर एक नई चीज़ आ गई, इसे तो मुसलमानों में बहुत उनका एकदम एक छतराज था, इसको ख़त्म कर दिया, इनकी ज़मीनें छीन जाएंगी, इनकी ये छीन जाएगी, वो, ये कुछ नहीं होने जा रहा है। उन्हें भी पता था, उन्हें करना भी कुछ नहीं था। आपने क्या देखा? आप वो इतना शोर शराबा हुआ, करण रिजिजू जी ने इतना लंबा भाषण दिया, तमाम लोकसभा में विपक्ष के नेता खूब भाषण दिए, इसमें अच्छी अच्छी बातें जो थी रखी, जो उसकी खामियां थी वो गिनाई, जो अच्छाइयां थी वो बनाए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने खूब बहस करी। रिजल्ट क्या रहा? वो जेपीसी को चला गया। अगर जेपीसी को ही भेजना था तो किरण रिजिजू जी ने कहा कि 2015 से इस पे काम चल रहा था, इसका इतना 2015 से लेकर 2024 तक काम चला, उसके बाद भी ये गुंजाइश बची कि उसको जेपीसी को भेज दिया जाए। ये तो पॉइंट बहुत अच्छा है। हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, आसिफ रिजवी साहब, और प्रवक्ता भी रह चुके हैं। ये बताइए कि कांग्रेस का स्टैंड बड़ा सख्त रहा है इस बिल को लेके, खासतौर पे आपके महागठबंधन के साथी अखिलेश यादव ने तो बहुत एग्रेशन में पार्लियामेंट में बोला इस बिल को लेके, फिर खासतौर पे रामपुर के एमपी उन्होंने बहुत अपोज किया। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई जैसा हमारे साथी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार आसिफ जाफरी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल स्टैंड इसके सिवा कुछ नहीं? देखिए, जिस हिसाब से मीडिया में गोदी मीडिया के लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वो समाज को इसके माध्यम से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि वक्फ क्या है, वक्फ एक्ट क्या है। मैं देख रहा हूँ डिबेट पे बैठ के लोग कह रहे हैं साहब उनके अपने खुद के वहाँ पर वक्फ बोर्ड में जो है जजेस होते हैं, वो खुद फैसला ले लेते हैं। अरे वक्फ ट्रिब्यूनल में जो जज होता है वो एडीजे होता है भाई साहब, वो न्याय विभाग का होता है, वही न्याय करता है सब जगह, वही, वो हर 3 साल पर ट्रांसफ़र होता है। तो जब हमारे देश की मेन लीड की मीडिया, बड़े बड़े चैनलों की मीडिया, मैं क्या नाम लूँ, जितने बड़े चैनल हैं उस पर बैठ के अगर ये लोग कहे जा रहे हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल कोई भी ट्रिब्यूनल बनता क्यों है? कोई भी ट्रिब्यूनल इसलिए बनता है कि इस समय न्याय विभाग के अंदर, न्यायालयों के अंदर इतने मुकदमे पेंडिंग हैं कि उन्होंने अलग अलग ट्रिब्यूनल बना दिए हैं। बिजली विभाग का ट्रिब्यूनल है, स्वास्थ्य विभाग का ट्रिब्यूनल है, जीएसटी का ट्रिब्यूनल बन रहा है, हर डिपार्टमेंट के अपने ट्रिब्यूनल बन रहे हैं। इवन आप जाइए तो पेंशन वालों का ट्रिब्यूनल है, आप जाइए तो सर्विस सेक्टर ट्रिब्यूनल है। लेकिन इसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है साहब कि वक्फ बोर्ड के पास अपना खुद का जो है न्यायालय है। अरे वक्फ बोर्ड का न्यायालय थोड़ा है, वो एक सेगमेंट है न्याय विभाग का जो वहाँ खोला गया। क्या कर रहे हैं आज गोदी मीडिया इस चीज़ को दिखा रही है साहब कि समाज को बांटना है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। मैं मान रहा हूँ कि एक्ट जो बनाया जा रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, इस समाज के खिलाफ है। क्योंकि वक्फ क्या है? वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है जो हम समाज के लिए अल्लाह की राह में डोनेट कर देते हैं कि साहब इस प्रॉपर्टी को हम अल्लाह की राह में डोनेट कर रहे हैं, इसमें जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए हो वो कर दिया जाए।
तो वेलफेयर के लिए दी गई जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें आप क्यों दखल दे रहे हैं किसी का? क्यों आप कह रहे हैं साहब कि इसमें इनको भी होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए? अरे कहाँ मना है कि उसमें वो महिलाएं नहीं आ सकती? कहीं लिखा है वो उसके अंदर कि महिलाएं उसके अंदर नहीं आ सकती? आपने 33% कर दिया, ओके, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस समय इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पे लोगों समाज को सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है पूरे देश के अंदर। खुलेआम जो है मुख्यमंत्री और देश के मंत्री जो हैं वो इलीगल कर रहे हैं। कहीं का मंत्री जो है अपने भाई को अपॉइंट कर देता है। कहीं देखिए तो देश की सेना में काम करने वाले व्यक्ति की पत्नी को नंगा करके घुमाया जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप गूंगा बहरा बना बैठा हुआ है। तो अब क्योंकि उनको इस बात का जवाब देना नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या है उनके पास कि एक देश की सिपाही की पत्नी को नंगा घुमा दिया गया और आप कुछ नहीं बोल पाए। कुल मिला के डाइवर्ट करने की ये पूरी प्लानिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। रॉयल फैमिली अवध से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब जो है वो शिको आज़ाद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि इनके पूर्वजों ने और नवाबीन अवध ने इस इलाके में बहुत वक्फ प्रॉपर्टी डोनेट की है, जो अलल खैर है, अलल औलाद है। और ख़ास तौर पे आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है, आपके बुज़ुर्गों ने या दीगर जो बुज़ुर्ग रऊसा थे या ज़मींदार थे उन्होंने वक्फ क्यों किया, किस वजह से किया, ये थोड़ा डिस्क्राइब करिएगा। और आप किस नज़रिए से इस बिल को देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये सोचता आ रहा हूँ कि मोदी साहब के ऊपर जो हिंदू मुस्लिम का एक बड़ा तमंगा लग जाता है, जो भी बिल हो या कोई भी डायलॉग उनकी तरफ से आए, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोदी जी इतने मुस्लिम विरोधी होते तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शरण न देते। पूरी दुनिया में अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, जो मुस्लिम देश भी हैं इसमें शामिल, उन्होंने इनकार कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि हर सरकार में, अभी एक जेपीसी आई थी कांग्रेस की हुकूमत में, AR रहमान चेयरपर्सन थे, उनके साथ हमने छोटे इमामबाड़े में मीटिंग की थी। तो वो जेपीसी थी और यहाँ के सारे मामलात लेके गई थी और उसमें वो अमेंडमेंट हुए थे। तो ये जेपीसी में जाना एक अच्छी बात है। मोदी की सरकार ने कम से कम विपक्ष हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, एक सम्मानजनक सबकी बात को ध्यान में रखते हुए जेपीसी को भेजा है। जेपीसी 15 दिन में निर्णय नहीं देगी। जेपीसी का निर्णय आने में 2 से 4 साल लगेंगे और इन 2 से 4 सालों में हम लोग भी जेपीसी से मिलेंगे, हम लोग भी जेपीसी को बुलाएंगे। वक्फ बोर्ड में जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अवध के नवाबीनों ने या राजा महाराजाओं ने जो संपत्ति एक्स्ट्रा थी, या वो अल्लाह के करीब और अल्लाह के करीब जाना चाहते थे कि इसका पूर्ण हमें मिले, वो संपत्ति को वक्फ को डोनेट कर दिया। टाइटल बरकरार है, वक्फ बोर्ड केयर टेकर है। वक्फ बोर्ड जो है वो संपत्तियों का मालिक नहीं है। अफसोस की बात यह है कि 1995 के बाद से वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति को एज ए मालिकाना हक इस्तेमाल करने लगा। पॉर्च इलाकों में हजरतगंज हो या फैज़ाबाद हो, ये वक्फ बोर्ड के मेंबर बैठे हैं हमारे पास। ये लोग 20 रुपए मात्र किराया लेकर 25 लाख रुपए डोनेशन लेकर वक्फ की जायदाद को बर्बाद करते चले। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के मेंबरान और चेयरमैन कहीं ना कहीं इसको करप्शन करते हैं, यही उनका एक ऊपरी इनकम का जरिया है। बिल्कुल, इसीलिए वक्फ बोर्ड हमेशा सरकार के सामने हाथ फैलाता है, मुझे ग्रांट दे दो। इससे पहले वसीम रिजवी साहब 25 बार मुख्यमंत्री के पास गए, साहब 1.5 साल से मेरे पास तनख्वाह बांटने को पैसा नहीं है। अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड इस वक्त जितना धनपति है, अगर वो चाहे, जिस मकसद से वक्फ करने वाले लोगों ने वक्फ जायदाद को वक्फ किया है, अगर केयर टेकर की हैसियत से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख करोड़ में अगर वो नहीं बना पा रहा है, तो लानत है ऐसे वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों पे। हम चाहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन के खिलाफ भी जांच हो और पूर्व के चेयरमैनों के खिलाफ भी जांच हो। इस पे योगी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए रिसीवर बैठाएं। वक्फ बोर्ड कोई मामूली चीज़ नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर का जो पावर होता है उससे ज़्यादा वक्फ की इमलाक के ऊपर निगाह दौड़ाइए तो पूरे उत्तर प्रदेश में
लाखों वक्फ की जायदादें हैं जो बर्बाद हो गई हैं। इसी लखनऊ में मस्जिद है, मस्जिद की 4 बीघा ज़मीन कहाँ गई? कागज़ों पे है, मौके पे नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हो रहा है उसको होने दीजिए। जो हमारे खिलाफ है हम उसका विरोध करेंगे और सजेशन देंगे, लेकिन हर सरकारों ने अपने अपने टाइम पे वक्फ में अमेंडमेंट किया है। लेकिन आस्था से खिलवाड़ मोदी सरकार अगर करती है तो हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ चला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मसले में आस्था को लेकर रामलल्ला को एक पक्ष का ज़मीन दे दी, तो क्या हमारी आस्था से खिलवाड़ करके हमारी वक्फ जायदादों को मोदी सरकार क्यों छीनेगी? आप ये बताइए, इन्होंने तो खास तौर पे इल्ज़ाम लगा दिया, आप सदस्य भी रहे हैं पूर्व की गवर्निंग बॉडी में, शिया वक्फ बोर्ड में, तो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन ये होता है कि लीज पे ज़मीन के नाम पर लोग मोटी रकम चेयरमैन उसकी बॉडी कारकर्णी लेती है और 100 रुपये 200 रुपये में हजरतगंज जैसे पौश इलाके में या दिल्ली के पौश इलाके में, हैदराबाद जैसे शहर के पौश इलाके में पकड़ी के तौर पे चेयरमैन और उसकी टीम खुद रखती है और मुख्तसर से किराए पे वक्फ की ज़मीनों को दे दिया जाता है। देखिए, मैं बहुत पहले तो आपके व्यूअर्स को बहुत सिंपल तरीके से समझा दूं कि वक्फ बोर्ड है क्या। आप एक बैंक का प्रोसेस आपने देखा होगा, बिल्कुल बैंक जैसे चलते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ करूंगा, आपके व्यूअर्स तक सही बात को पहुंचाने के लिए मैं ये एक एग्जाम्पल। नवाब साहब ने इल्ज़ाम लगाया है। नहीं, मैं उस इल्ज़ाम का भी बिल्कुल सही उन्हीं ने लगाया है, कोई नहीं, क्योंकि एक्ट में इतनी कमियां हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि 95 एक्ट जो है वो कहीं से भी बोर्ड के पक्ष को या मजबूत कहीं भी नहीं कर रहा है। अच्छा, बोर्ड मजबूत आप ये छोड़िए, आप बातें घुमा रहे हैं। आप, मैं ये कह रहा हूँ जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, क्या इस तरह की चीज़ें चलती हैं बोर्ड में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यस या नो में पूरे ब्रीफ ना करिए। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं नहीं चलती है। आप बताइए नवाब साहब। देखिए, अगर ये चलती ना होती तो लखनऊ के जितने भी वक्फ हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी वक्फ हैं, उस वक्फ का जो मेन टारगेट होता है, मस्जिद हो या इमामबाड़ा हो, वही आपको दिखेगा। उससे मुतालिक जो दसियों बीघा प्रॉपर्टी है वो कागजों पे दिखाई देगी, मौके पे इंक्रोच होगी या कब्जा। आप इसके बारे में बताइए। सिर्फ एक बात कहूंगा, कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताइए, चाहे लखनऊ हो चाहे बाहर का, कोई एक एग्जाम्पल बताइए नवाब साहब। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वक्फ बोर्ड में वो प्रॉपर्टियां बर्बाद हो रही हैं जो वक्फ औलाद हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो यानी आपके बुजुर्गों ने या जो रौसा जमींदारों ने दिया है उनकी औलादों ने ज्यादा खुर्द-बुर्द किया। अरे भाई, अभी माफिया अतीक अहमद का जो योगी जी ने बुलडोजर चलाया है, वो क्या शिया वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी? क्या इमामबाड़ा नहीं था इलाहाबाद में? हैं, ये सबसे चर्चित लोगों के पास भू माफिया का मतलब क्या? भू माफिया पैदा कहाँ से हुए? प्रॉपर्टी आपने बताई है, शॉर्ट में बताइए। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए, वक्फ को अगर डेवलप नहीं करेंगे तो ना वक्फ की आमदनी बढ़ेगी और ना आवाम तक उसका पैसा पहुंचेगा। आप अगर कहते हैं कि हमको आवाम को और अपनी कौम को बढ़ाने के लिए वक्फ, लोगों ने वक्फ इसलिए किए थे कि उसके पैसे से हमारी कौम आगे बढ़े, स्कूल खुले, इदारे खुले, अस्पताल खुले, डिस्पेंसरीज खुले, मतलब ट्रस्ट बने, तो वो कब बनेंगे? जब वक्फ बोर्ड के पास पैसा आएगा। एक्चुअली वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड एक बैंक है। तो ये सारे निगम में है कि आप अर्निंग करिए, अपने विभाग को बढ़ाइए। तो अर्निंग कैसे होगी? हमारी प्रॉपर्टीज, मैं कह रहा हूँ 95 एक्ट जीरो है। हमारी प्रॉपर्टीज पे इतना इंक्रोचमेंट है, जब तक कि इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होगा, आप किसी भी प्रॉपर्टी को हमें बता दिए, एक एग्जाम्पल बता दिए कि हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो। ये कह रहे हैं इंक्रोचमेंट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम अर्निंग नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी तय होना चाहिए ना। करप्शन कहीं ना कहीं अपनी माइनॉरिटीज की तरफ से भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। जिम्मेदार पिछली सरकारें रही हैं जिन्होंने ऐसा कह रहे हैं पिछली सरकारें रही। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोनेश्वर मंदिर से लालजी टंडन रोड पर उतरिए, ढाल पर, वहाँ पर एक मस्जिद है। वो पिछले 15 साल से धीरे धीरे करके गिर रही है। अब उसका 1.5 गुंबद बचा है। और हमने शिया वक्फ बोर्ड में जाकर कहा कि ये मस्जिद ढह जाएगी, किसी मौलवी को क्यों नहीं सौंप देते? भाई, सबसे ज़्यादा तो यहाँ के मौलवियों को प्रॉब्लम है ना वक्फ से, कि हम खबर, सबसे ज्यादा मौलवी जो है बैठे भी हैं वक्त पे। हम खबर बेच लें, हम इमामबाड़े पे कब्जा कर लें, हम सबसे बहुत शानदार, हम बहुत ईमानदार हैं। तो हमने कहा किसी मौलवी को सौंप दीजिए जो ईमानदार अपने को कहता है और वो उस मस्जिद को संभाल ले। तो हमको शिया वक्फ बोर्ड से पता चला कि उस मस्जिद की 7 एकड़ ज़मीन है, लेकिन कोई उसको लेने को तैयार नहीं है।
हमें ऑफर मिला कि आप मुतवल्ली बन जाइए। हमने कहा भाई हम क्यों मुतवल्ली बन जाएं, हम तो आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि भाई ये है, अगर जहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी ने इंक्रोचमेंट किया होगा तो हम उसकी न्यूज़ बनवाएंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो FIR कराएंगे, उस मस्जिद को बचाइए। आज तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी वहाँ ढेर सारे पत्थर पड़े हुए हैं, धीरे 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 करके गिरेगी वो, सिर्फ गुंबद ही बचे हैं। 7 एकड़ छोड़ दीजिए, अब वहाँ पर कुछ 100 स्क्वायर फीट ज़मीन है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, कोई मौलवी खड़ा नहीं होगा। ऐसे अमामे और ऐसे टोपियों पर हम क्या बोलें, जो बड़े बड़े इमाम बाड़ों के वारिस। एक बात आपको रोक के मैं कह रहा हूँ कि जो अभी इन दोनों के डिस्कशन से एक बात समझ में आई कि जैसे वक्फ मोनूमेंट्स या हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है या रिलीजियस मोनूमेंट्स है, उसका वक्फ हो गया, उस वक्फ के साथ साथ नवाबीन अवध ने, रऊसा ने, ज़मींदारों ने, राजा रजवाड़ों ने दूसरे गांव में 10 बीघा 20 बीघा बागात कर दिए कि इसकी अर्निंग से इसकी देखरेख होगी इस इमारत की, प्लस इसके ज़रिए से लोगों की किफ़ालत होगी, मदद होगी, कोई बच्चा है यतीम उसकी परवरिश होगी। तो वो ज़मीनें कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द हुई हैं। ये इल्ज़ामात हमेशा वक्फ बोर्ड, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड, लगता चला आया है। मैं आपको बताऊं कि बात थोड़ी दूसरी हो जाएगी। चित्रकूट में औरंगज़ेब ने मंदिर बनवाया था और बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, 22 गांव की जागीर दी थी उस मंदिर के देखरेख के लिए। वो मंदिर, वो 22 गांव आज भी मौजूद है और उसकी अर्निंग से वो मंदिर चल रहा है। तो आपकी मस्जिदों के लिए, आपकी इमामबाड़ों के लिए जो प्रॉपर्टीज छोड़ी गई उसको कौन खा गया? सही बात है। तो इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं, हमारी कौम है, और वक्फ एक्ट लाने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना। करप्शन जो हुआ मुसलमान भी जिम्मेदार है बराबर का। बिल्कुल बराबर का जिम्मेदार, बराबर का जिम्मेदार है। और ये अपने गरिबान में मौलवी को भी झांकना चाहिए और उस मुसलमान को भी झांकना चाहिए जो खड़े होकर इल्ज़ाम लगाता है। शबाहत विजेता ने बहुत अच्छी बात कही। फिर हम आसिफ जाफरी साहब की तरफ जाएंगे। इन्होंने कहा है मुसलमान भी बराबर जिम्मेदार है कि वक्फ में जो करप्शन हुआ है, और करप्शन है कहीं ना कहीं, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग के पास आते हैं, पेपर्स हैं, गायब हैं, मुतवल्लियों ने फ्रॉड किए, कुछ मौलवियों पे इल्ज़ाम लगता है, पूरे उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद में कई मौलवियों पे लगा कि इन लोगों ने करप्शन किया। आखिरकार मुसलमान अपनी ही प्रॉपर्टी जो वक्फ है, जो डोनेट की गई है समाज के लिए, उसमें करप्शन करता क्यों है? देखिए, हर आदमी किसी न किसी मकसद के तहत, आज किसी कह दिए कार खैर के लिए वो फ्री में जाके किसी कार खैर करे, दुनिया के तमाम काम हो, कोई नहीं करेगा। मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाएगा। आप सरदारों से सीखिए, अगर तो गुरुद्वारे में वो जूती सीधी करते थे और पता एहसास नहीं होगा कि ये अरबपति आदमी है। लेकिन आप किसी मस्जिद में कह दीजिए कि कोई साहब जाके झाड़ू लगा दें, तो चाहे मिडिल क्लास का आदमी हो, चाहे हाई क्लास का शिया हो या मुसलमान हो, वो कोई झाड़ू तक नहीं लगाएगा मस्जिद में, समझे आप। लेकिन जहाँ मुतवल्ली बनने की बात आएगी तो मैं ऐसे तमाम मुतवल्लियों को जानता हूँ जिन्होंने मोटी मोटी रकमें दे करके मुतवल्ली बने हैं। तो उनका मकसद क्या था? सही बात है, बिल्कुल। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद क्या था? और उन्होंने मुतवल्ली बनने के बाद किया क्या, पता कर लीजिए। आखिरकार इसकी समीक्षा करेगा कौन? मुतवल्ली बनने के बाद और चेयरमैन बनने के बाद पहले क्या हैसियत थी और चेयरमैन बनने के बाद क्या हैसियत थी, जरा अंदाजा लगा लीजिए पिछले 2-4 चेयरमैन बोर्ड के चेयरमैन का, आपको पता लग जाएगा। हम ज़्यादा हैसियत बदल जाती है कोई अगर वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाता है। जी, तो सबसे पहले जो किरण रिजिजू से मेरी मांग भी है और कल उनको करना ही चाहिए था कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं कितनी, उसका लेखा जोखा रखना चाहिए था। उसके बाद कितनी अभी पास में हैं उनके और कितनों पे कब्जे हैं, इसका लेखा जोखा रखना चाहिए था। और अभी जेपीसी को चला गया है वो बिल, तो इस दौरान जब तक जेपीसी उधर वो काम करे, किरण रिजिजू जी को ये काम करना चाहिए कि वो एक अभियान चला करके वक्फ की तमाम जो अवैध कब्जे हैं उसको हटा दें, हटा करके और उसके बाद मुसलमानों को बताएं, देखिए साहब ये 50,000 करोड़ की जो संपत्ति थी आपकी, ये तो 2 लाख करोड़ की निकल आई। बताइए, ये मैंने साफ किया, अब बताइए इसको हम बचाएं कि ना बचाएं? कोई मुसलमान अगर किरण रिजिजू पे उंगली उठा दे तो आप हमसे बात करिए। एक बात और भी है, आपने बात कही, मेरे पास एक दोस्त आए, उन्होंने ये कहा कि आपकी ताल्लुकात हैं कुछ ऐसे लोगों से, मुझे मुतवल्ली बना दीजिए और फला वक्फ में बना दीजिए। ये मैं अपना एक प्रेजेंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मैं 50 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर तुम 50 लाख रुपए दे के मुतवल्ली बन रहे हो तो इसका मतलब करप्शन भी करोगे, अरबों की ज़मीन की तुम्हारे पर नीयत ख़राब है। तो अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का आपने जो इल्ज़ाम लगाया, और ख़ासतौर पर हम लोग के सामने भी आता है कि पैसे दे के लोग मुतवल्ली बनते हैं। तो अगर पैसे दे के मुतवल्ली बन रहा है तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो उतना तो निकालेगा ही ना। वो मामूली हम दूर क्यों जाएं, हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे, इसी लखनऊ की बात कर लीजिए। खुदा न खास्ता किसी के घर में हमारे आपके इंतकाल हो जाए या कब्र लेने चले जाइए किसी कब्रिस्तान में, वक्फ की ज़मीन में, आप पता कर लिए लखनऊ में कब्रों का रेट क्या चल रहा है। कब्रों पे रेट क्या चल रहा है कब्रों का? कई जगह जहाँ 8-8 लाख और 10-10 लाख रुपए तक रेट मांगे जाते हैं कब्रों के।
ठीक है। कही आपने, अब तो बहुत सी जगह जो है बची नहीं है कब्र के लिए। हाँ आप, हाँ अब उस पर आ जाइए। एक अब्बास बाग की करबला है, वहाँ चले जाइए आप, वहाँ पे देख लीजिए कब्रों का क्या हाल है। वही जब पहले कहते हैं कि कब्र नहीं है, थोड़ी देर बाद वो कब्र निकल आती है। अच्छा, ऐसा है? भाई तमाम हयाती खबरें हैं, तमाम वरल वो एक तो मिसाल है। पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की बंदरबांट है, इसमें डाउट नहीं, न इसमें कोई शक है। लेकिन उसको संरक्षित नेक नियति से किया जाए, इसके लिए बिल की नहीं, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पावर जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, और अधिकारी जो हैं वो इंक्रोचमेंट को हटाएं, तभी विल पावर भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। आसिफ रिजवी साहब, आप ये बताइए, इन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि पैसे लेके मुतवल्ली बनते हैं वक्फ बोर्ड में, भ्रष्टाचार है। ये चीज़ें हम लोग के सामने भी आती हैं, हम लोग पत्रकार हैं। तो अगर मुसलमान भ्रष्टाचार कर रहा है तो क्यों ना उन पे अंकुश लगाया जाए? तो बिल में क्या दिक्कत है, आप क्यों अपोज कर रहे हो? देखिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए कोई मुनादी नहीं कर रहा है, पर इस बिल में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। भ्रष्टाचार तो आज भी, तो चेयरमैन आप कह रहे हैं मुतवल्ली बनने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो चेयरमैन बनने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। नहीं भाई, ये तो अजीब इल्ज़ाम लगा दिया आपने। मैं तो आपके चैनल पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, कह रहा हूँ अभी वर्तमान में जो चेयरमैन बन रहे हैं उनकी भी जाँच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है, जांच से भाग क्यों रहे हैं? अगर हमने बेईमानी नहीं करी है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, अगर हम कब्रें 5 लाख 10 लाख 6 लाख की नहीं बेच रहे हैं, तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्या दिक्कत है? बात तो ये है कि सरकार खुद से चेयरमैन बनवा रही है। चेयरमैन बनाने के लिए सरकार में बैठे हुए लोग कुछ ना कुछ अपने आप को अप्लाइज कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को छोड़ दिए हुए। वहाँ चेयरमैन बनने के लिए पहले पैसे दिए जा रहा है, फिर वही चेयरमैन मुतवल्ली बनाने के लिए पैसे दे रहा है, जो मुतवल्ली बन रहा है भ्रष्टाचार कर रहा है। तो यहाँ बिल की कमी है। बार बार चिल्ला कह रहे हैं साहब वफ़ में ये कमी है, वो कमी है, हमें खाली करने की पावर। तो क्या इस वफ़ एक्ट में उन्होंने ये पावर दी है कि अपने इंक्रोचमेंट हम लोग हटा लें, वफ़ हटा लें? और बार बार वफ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी वो उन मुसलमान की है जिसने अपने हक का पैसा, अपनी कमाई का पैसा दिया है वफ़ को, समाज के लिए दिया है। तो वफ़ बोर्ड केवल एक केयरटेकर है और रिप्रेजेंटेटिव वो सिर्फ नहीं, गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव है भाई। अपॉइंट तो गवर्नमेंट ही कर रही है, 50% अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट के पास है। तो बात तो ये है कि इन सारे भ्रष्टाचारों में सरकारें शामिल हैं, और इस समय भी भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या जांच हो रही है? मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बता दें कि अभी चल रहा है ना कि तो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या कार्रवाई करी? अभी यहाँ मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहाँ चंदा आता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग पैसा देते हैं, वो जगह है दरगाह वहाँ की जोगीपुरे की, और जोगीपुरे की लाइट कट गई है, और उस वहाँ का मुतवल्ली बनाया गया पैसे लेके। क्यों पैसे लेके बनाया गया? ऐसा नहीं है, आप तो बिल्कुल ऐसे भुगतान लगा रहे हैं। आपके पास प्रूफ क्या है? किस चीज़ का प्रूफ क्या है? इल्ज़ाम ऐसा क्यों लगा रहे हैं? तो चेयरमैन जो भी हमारे बने हैं, चेयरमैन जो हमारे बने हैं, किस बेस पे बने? क्या उनके अंदर काबिलियत थी? क्या वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया? ना मैं तो बिल पे ज़्यादा बता रहा हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ बिल का अमेंडमेंट करने के बजाय विल का अमेंडमेंट करना चाहिए। तो विल का अमेंडमेंट। आसिफ जाफरी साहब, आपने सुना, आपके ही हम नाम है आसिफ रिजवी, इनका कहना है भ्रष्टाचार, वही बात इन्होंने आगे बढ़ाई जो आपने कही। तो आखिरकार मुसलमानों ने भ्रष्टाचार किया आज़ादी के बाद से। 1954 के बाद जब वक्फ एक्ट आया वजूद में, हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु, कई जगह सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड एक हैं। यहाँ तो अलग है, बिहार में अलग है। तो आप देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड, आखिरकार इन प्रॉपर्टी का संकलन देख रहे, अगर सही तरीके से मुसलमान करता और मुसलमान के लोग करते, तो आज ये समाज को दुश्मनियाँ इतनी ना होती समाज में। देखिए, मैं अभी जो इस सरकार का जो बोर्ड है और उसके जो चेयरमैन हैं, वो पिछले तमाम चेयरमैनों से कुछ बेहतर मैं मानता हूँ उनको। उन्हीं ने, मगर एक चेयरमैन तो छुट्टी भी चले गए। अब उनकी कुछ पर्सनल मजबूरियाँ रही होंगी या कोई व्यक्तिगत कारण होंगे, उसमें हम नहीं जाते। जो बता रहे, दोनों चेयरमैन को मैं जानता हूँ। एक तो कई सरकारों से वो हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, और ये जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इन्हीं ने काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी कोशिशें की हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने की। अभी मैंने एक दिन देखा कि वो अब्बास बाग की करबला के सिलसिले में तमाम अवैध कब्ज़ों की शिकायत मिली, तो वहाँ ख़ुद भी पहुँचे और हज़रत मौलाना कबीर जवाद साहब भी वहाँ मौजूद थे। ठीक है, वो तमाम चिट्ठियाँ मिलते हैं और तमाम थानों में बैठे नज़र आते हैं अक्सर वो हमको, शिकायत लेकर के कि यहाँ कब्ज़ा हो रहा है, वहाँ कब्ज़ा हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो कुछ प्रयास करते दिख रहे हैं। उन्हीं ने कुछ आमदनी भी बढ़ाई है। अगर ये ईमानदारी से चेयरमैन, देखिए सब कुछ चेयरमैन नहीं कर सकता। चेयरमैन चिट्ठी लिख सकता है, चेयरमैन जाके वहाँ बैठ सकता है, चेयरमैन झगड़ा नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज़ और बताइए, जिला अधिकारी जो है वक्फ आयुक्त है, वो क्यों नहीं सहयोग करता वक्फ की गवर्निंग बॉडी में? सहयोग क्यों नहीं करता इंक्रोचमेंट हटाने में? सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं।
सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। डीएम की प्राथमिकताएं कुछ और हैं, चेयरमैन की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। हर आदमी में यहाँ तजाद है। डीएम सोचता है कि हम इसमें खाली करा देंगे, कहीं चेयरमैन इसको बेच न दे। हो सकता है ऐसा सोचता हो, ठीक है। ये खाली मैं कह रहा हूँ ना कि ये चेयरमैन साहब की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए, दोनों शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड के, कि एक चिट्ठी बनाए और जितने कब्जे हैं अवैध कब्जे, चाहे उस पर पूरे देश की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें अंबानी का घर बना हो, चाहे किसी डीएम का बंगला बना हो, रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। एक आपके पास हम आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ना कि किन किन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। आधे लोग तो ऐसे ही कब्जा, उनका पब्लिक डोमेन में नाम आते ही भाग जाएंगे छोड़ करके, किताब हमारी बदनामी हो रही है। ये ऐसे सफ़ेद पोश हैं कि मैं फ़र्रुखाबाद के इल्ज़ाम में विधायक हैं, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष में, नाम नहीं लेंगे, अब आदमी इशारा है, आप समझ लीजिए, वो वफ़ की प्रॉपर्टियों को कब्जा किए हुए हैं। भाई आप विधायक की बात कर रहे हैं, आजम साहब नगर विकास मंत्री थे, उन्हीं ने वक्फ की संपत्तियों के साथ रामपुर में क्या किया। सही बात है, वो जांच में भी साबित हुआ। तमाम वक्फ की संपत्तियों में हर आदमी ने वक्फ बोर्ड का, सरकारों ने वक्फ बोर्ड का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। जिस ज़मीन को वक्फ बोर्ड की सरकार को ज़रूरत होती है वो मिनटों में खाली हो जाती है। आपको लगता है ये आसान चारा है, चारा खाने में? अरे भाई आसान चारा की बात नहीं है। आपके पास जब आपके पास गुड़ होगा तभी तो चींटे आएंगे। तो आपके पास गुड़ है, चींटे आ रहे हैं, अब आपको चींटों से गुड़ को बचाना है। वो आप बचाएं, आपकी सरकार बचाए, आपके नेता बचाएं, आपकी कौम बचाए। अरे बाकायदा नवाब शिको आज़ाद साहब ये बताइए, इन्होंने कहा कि हर सरकार में जो भी मंत्री रहा है, माइनॉरिटी सेल का चेहरा रहा हो, वो जब मंत्री रहा है तो उसने वफ़ का दुरुपयोग किया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जो पूर्व की सरकार है उन पर भी इल्ज़ाम लगता है कि कहीं ने उन्होंने भी अच्छा वफ़ के साथ इंसाफ नहीं किया। देखिए, सरकार को सोचना चाहिए, किसी बेरोज़गार को अगर वो वफ़ सोच देगी तो बेरोज़गार क्या करेगा? पहले अपना पेट भरेगा, फिर उसके बाद परिवार का पेट भरेगा, उसके बाद ख़ानदान की तरफ देखेगा। तो सरकार को मुतवल्ली या चेयरमैन या वक्फ बोर्ड का मेंबर का एक मेयार तय करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में आना है तो मिनिमम ग्रेजुएट होना है, प्लस आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे तो नहीं चल रहे हैं, आप खाने पीने में ख़ानदानी समर्थ हैं कि नहीं है कि वक्फ बोर्ड पे आप लायबिलिटी बनने आ रहे हैं। तो अभी तक जितने भी मुतवल्ली हों, जैसे अभी आसिफ भाई ने कहा, आसिफ साहब ने कहा कि लोग 5-5 लाख रुपए दे के छोटे से वफ़ का मुतवल्ली बनना चाहते हैं। और जहाँ कोई इनकम नहीं वहाँ के बनते नहीं हैं। हाँ, वहाँ बनते नहीं हैं। वहाँ पे चेयरमैन अलाउद्दीन का चिराग लेके ढूंढता है कि इसके वफ़ का कोई मुतवल्ली बन जाए, लेकिन जहाँ पर आमदनी है वहाँ पैसा दे के बन रहा है। तो जो 5 लाख 10 लाख रुपए दे के मुतवल्ली बनेगा तो पहले तो वो अपना पैसा निकालेगा, फिर 2-4 दुकानें बेचेगा, फिर उस जायदाद का दुरुपयोग करके उस दुकानों के ऊपर एक और दुकान बनाएगा। तो वो आमदनी अपनी कर रहा है, वक्फ बोर्ड की नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि हमारी लाखों लाख करोड़ रुपए की जो वफ़ की अराजी है, वफ़ विकास निगम को आगे आना चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए ताकि हमारे मुसलमान भाइयों को रोज़गार मिल सके, हिंदू को भी हम उसमें शेल्टर दे सकते हैं। इसमें कोई कानून नहीं है कि खाली हम मुसलमानों के लिए वफ़ डेवलप कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड जो है ऐसा रेगुलेशन लाना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने लखनऊ में जो करबलाएं और कब्रिस्तान मौलानाओं को या वक्फ बोर्ड के सुपुर्द किए हैं, अगर वो कब्र 6x3 की बिक रही है तो ये सबसे बड़ा अफसोसनाक मंजर है। लखनऊ और मुसलमानों के मुंह पे तमाचा है। हम सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों की तारीफ़ करते हैं कि वहाँ कब्रों का एक भी रुपया नहीं पड़ता है और हमारे यहाँ 50,000 से बोली शुरू होती है और 10 लाख रुपए तक बोली कब्रों की जाती है। ये बहुत अफसोस। शॉर्ट में बताइए, एक लाइन में बिल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल एक लाइन में। जेपीसी के साथ हम लोग बैठकर बात करेंगे और जो उसमें आपत्तिजनक चीज़ें हों हटाई जाएंगी। आप ये बताइए, आखिरी फाइनल कमेंट्स लेंगे सबसे। आप ये बताइए कि जो डीएम को रखा गया है वो सर्वे करेगा, उसके बाद संकलन करेगा, वो तय करेगा कि वफ़ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, वो तय नहीं करेगा। ऐसा कोई एक्ट में आपने शायद संशोधन जो बिल आया उसको फिर से आप एक बार देखिए कि ऐसा नहीं है।
मैंने पहले भी आपसे कहा है और मैं गारंटी से आपके चैनल के खुल के कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी वक्फ प्रॉपर्टियों में बर्बादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ अल औलाद में हुई है, जिसमें बोर्ड को पाबंद किया गया है कि मुझे रजा अब्बास साहब को ही मुतवल्ली बनाना है या उनके घर के किसी शख्स को बनाना है। एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाने दिए। जब मैं खुद पाबंद हूं कि मुझे आपको या आपके घर वालों को बनाना है, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? जितने वफ़ आपके सर्वे से आए हैं, आप उसकी जांच करवा लीजिए, आप उसके रिकॉर्ड्स देख लीजिए। जो मैं कह रहा हूं बहुत ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं वफ़ में बहुत 5 साल तक रेगुलर जोड़ा रहा हूं, 5 साल बोर्ड का मेंबर रहा हूं और मुतवल्ली भी रहा हूं। मैंने ज़ीरो से लेके ऊपर तक की सारी कार्रवाइयां देखी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एक्ट 1995 था उसमें इतनी कमियां थीं जिसको अब सरकार अगर संशोधन कर रही है तो मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। एक लाइन बताइए, बिल से सहमत हैं आप? मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। आप ये बताइए कि इन्होंने कहा बिल से सहमत है, बहुत से पॉइंट्स आपने सुने, अब एक वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज में आपको शॉर्ट में बोलना है, ये बिल को लेके और भ्रष्टाचार को लेके आप क्या चाहते हो, किस तरह से फॉर्मेट तय होना चाहिए? नहीं, हम इनकी एक बात पर वो करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बर्बादी वफ़ अल औलाद में हुई है, क्योंकि ये पाबंद हैं कि औलाद को ही बनाएंगे। तो ये तो वाकिफ़ की मंशा है कि उसकी औलाद बने। लेकिन ये मंशा नहीं है कि बेचे, उनकी ये मंशा नहीं है कि बेचे। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये वाकिफ़ की मंशा है कि उसकी औलाद मुतवल्ली बने, लेकिन जो बोर्ड उसको मुतवल्ली बना रहा है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि जिस वक्त वो उसको सौंपे उस वक्त वो उसको सारी चीज़ें लिखा पढ़ी में हों कि इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, इतनी आमदनी है और इतना पैसा जमा होता है और इतनी आमदनी होती है। लेकिन जब उसका रिन्यूअल हो तो दोबारा से उसकी समीक्षा करे कि इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी आमदनी है और उसकी समीक्षा हो। अगर वो आमदनी बढ़ा रहा है तो उस पर इल्ज़ाम नहीं लग सकता है। अगर प्रॉपर्टी में पहिए नहीं होते, प्रॉपर्टी चल कर नहीं जाती कहीं, वो अपनी जगह पर रहती है। अगर वो उसको डेवलप कर रहा है, अगर वो वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ा रहा है और अगर वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है तो औलाद के मुतवल्ली बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना उसके पास एक प्रशासक बनाने का भी पावर होता है, प्राविधान है। अगर मान लीजिए उसकी औलाद पागल हो, अगर मान लीजिए उसकी कोई औलाद ही ना हो तो प्रशासक बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वाकिफ़ की मंशा है कि औलाद बने तो औलाद को बनाया। आखिरी लाइन ये बताइए कि बिल से आप सहमत हैं? नहीं, अगर बिल में ये अब जेपीसी के पास है, अब जेपीसी अगर उसको न्याय उस पर करता है, सलाह मशवरा करता है, सारी चीज़ें ठीक से करता है और वक्त बर्बाद नहीं होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसिफ जाफरी साहब, लास्ट कंक्लूजन आपसे करेंगे और आसिफ रिजवी साहब से भी। एक बीजेपी की तरफ से खबर आ रही है पत्रकार बंधुओं के पास और हमारे पास भी है गोपनीय सूत्रों से कि इंटेलेक्चुअल तबके को फॉर्मेट किया गया है कि वो आएँ और बात कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री से और अपने प्रपोजल दे सकते हैं कि क्या उनको सही लग रहा है। तो एक डिबेट का फॉर्मेट खोल रखा है सरकार ने बिल को लेके। तमाम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं और आखिरी कंक्लूजन में बिल को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी बिल को वो अच्छे मकसद से ले आया जा रहा है तो उसका स्वागत है। ठीक है। उसके अंदर जो कमियां हैं अब जेपीसी के पास है, तमाम लोगों से बुला के बात की जाए, जेपीसी बात करेगी, उसमें जो खामियां होंगी उसको दूर करेगी। बात यह है कि फिर वही बात कि 2015 से आप अभी तक इन चीज़ों पर आपने क्यों नहीं किया? अब लाए थे तो दुरुस्त करके ले आते उस बिल को ताकि पास हो जाता और कल से उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता। अब ये फिर लटक गया। हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई तो दी, लेकिन वो उम्मीद की किरण है बहुत दूर, उसकी रोशनी हमारे तक पहुंची नहीं अभी। तो आपका मंशा क्या है, सवाल ये है। तो अगर वो अच्छे मकसद के लिए आया जा रहा है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके अंदर ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है, उसमें बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। उसके अंदर हो सकता है कि ये एक चीज़ को शामिल करना चाहिए था और अब हो सकता है शामिल हो जाए कि जो अवैध कब्जे इन संपत्तियों पे हैं उनको कब्जों को हटाया जाए। उसको हटाने के लिए असीमित पावर हम कह रहे डीएम को ही दे दीजिए कि वक्त की संपत्तियों, हाँ मगर दीजिए, चेयरमैन को दे दीजिए, मगर दीजिए। आज चेयरमैन जो, अच्छा सुन लीजिए, इसके अंदर सबसे बड़ी रोड़ा कहाँ है? आपने वक्फ विकास निगम बना रखा है, ठीक है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना रखा है, वक्फ बोर्ड बना रखा है और वक्फ विभाग बना रखा है। इन चारों चीज़ों को मर्ज कर दीजिए। ओके, इन चारों चीज़ों को मर्ज कर दीजिए। आसिफ रिजवी साहब, बिल को शॉर्ट में बताइए क्योंकि हम अब क्लोज कर रहे हैं। बिल से आप तो अपोज करेंगे क्योंकि विपक्ष में हैं,
तो आपने ये फोरम जो पार्टी ने खोल रखा है सरकार ने कि इंटेलेक्चुअल मुस्लिम आए, बात करें केंद्रीय मंत्री से, कमेटी के अभी चेयरमैन बन जाएंगे, उनसे भी गुफ्तगू हो तो अपने मशवरे दे सकते हैं, तो ये तो अच्छा फॉर्मेट है ना बातचीत का। देखिए फॉर्मेट बहुत अच्छा है, थिंकिंग बड़ी ख़राब है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लगातार पब्लिक को बलगलाने का काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल को बदनाम कर रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। एक न्याय विभाग के अधिकारी को जो एडीजे है, जिसका आपको सम्मान करना चाहिए, उसको आप खुलेआम चैनलों पे बेइज्जत कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। तो देश का माहौल जो खराब कर रहे हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की उस मंशा का कंटेम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि देश को बर्बाद करने के लिए अब हिंदू मुस्लिम बंद करें। ये थे कुछ खास पैनल जिनका साफ कहना है कि वक्फ बिल के कुछ लोग विरोध में थे, कुछ पक्ष में थे, और ये जो फॉर्मेट खोल रखा है कि बातचीत होगी, उसमें चेंजेस होंगे, मशवरे के लिए एक खिड़की खोल रखी है सरकार ने। अब देखने वाला कल है कि बिल कब आएगा, क्या उसमें संशोधन फिर कुछ सरकार करेगी, मुसलमानों के इस नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रही है। तमाम नज़रिए, तमाम पैनलिस्ट के ज़रिए से हमने आप तक पहुँचाया। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रज़ाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़।